हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों को। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने टंग तक कंप्लीट कर लिया। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है टीथ। देखो, अभी तक जितना अपन ने डिस्कस किया है टंग तक, वहां से अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वहां से ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग टीथ पर आते हैं तो यहां से जो है वो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे पूरा नीट लेवल पर। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। टीथ या दांत। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें कि दांत उत्पत्ति में किस तरह का होता है, तो एक्टोमेसोडर्मल होता है। दांत उत्पत्ति में एक्टोमेसोडर्मल होता है। फिर दांत को तीन भागों में हम लोग बांट सकते हैं, जिसमें पहला पार्ट क्राउन, ये ऊपर वाला पार्ट। दूसरा नेक, गर्दन, छोटा भाग होता है जो मसूड़ों द्वारा घिरा रहता है। और लास्ट जो है वो है रूट, जो कि अस्थियों में धंसा रहता है। तो दांत को हम लोग तीन भागों में विभेदित कर सकते हैं। पहला है शिखर या क्राउन, सफेद व चमकदार भाग होता है दांत के ऊपर वाला भाग। दूसरा है नेक या ग्रीवा, छोटा भाग होता है जो मसूड़ों द्वारा घिरा रहता है। और लास्ट तीसरा है जड़ या रूट, यह जबड़े की अस्थियों में धंसा रहता है। तो क्राउन, नेक और रूट, इन तीन भागों में हम लोगों ने दांत को बांट दिया है। तो अभी तक जितना हम लोगों ने किया वो क्लियर है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा दांत की उत्पत्ति, एक्टोमेसोडर्मल। फिर हम लोगों ने दांत को तीन भागों में विभेदित किया। सबसे पहला क्राउन, फिर नेक या ग्रीवा और लास्ट है रूट या जड़। क्राउन शिखर भाग जो चमकीला और सफेद भाग है, सफेद और चमकीला भाग है। ग्रीवा या नेक छोटा मसूड़ों से घिरा हुआ भाग। और रूट जो है वो जबड़ों की अस्थियों में धंसा हुआ भाग जो है वो रूट या जड़ है। इसके बाद आगे देखो कि जो दांत है उसका केंद्रीय भाग, ये वाला जो है इसे हम लोग कहते हैं पल्लव केविटी। क्या कहते हैं? पल्लव केविटी। और इस पल्लव केविटी में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम लोग पल्लव फ्लूइड कहते हैं। और ये पल्लव फ्लूइड जो है वो पोषक प्रचुर होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, दांत का जो आधार भाग है यहाँ पर रंध्र होते हैं जिन्हें हम लोग शीर्षस्थ रंध्र कहते हैं। ये वाले शीर्षस्थ या एपिकल फोरामन के नाम से जाने जाते हैं। और इस एपिकल फोरामन या शीर्षस्थ रंध्र के द्वारा जो है दांतों में ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी और तंत्रिकाएं दांतों में प्रवेश करती है। देखो, शुरुआत में जो है ये एपिकल फोरामन, शीर्षस्थ रंध्र जो है वो चौड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये एपिकल फोरामन या शीर्षस्थ रंध्र जो है वो संकरे होते जाते हैं और वृद्धावस्था में जो है एपिकल फोरामन बंद हो जाता है। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, एक बार फिर से देख लेते हैं। दांत का केंद्रीय भाग पल्लव केविटी, क्लियर है? ये वाला पल्लव केविटी या पल्लव गुहा में पल्लव भरा रहता है। पल्लव जो है वो पोषक प्रचुर संयोजी ऊतक होता है। पल्लव गुहा के आधार भाग में शीर्षस्थ रंध्र एपिकल फोरामन पाए जाते हैं, जिससे होकर रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं पल्लव गुहा में प्रवेश करती है। अभी अभी हम लोगों ने देखा है ये पल्लव पोर। उसके बाद पल्लव पोर जो छिद्र है वो शुरू में चौड़ा होता है, लेकिन उम्र के साथ साथ संकरा होता जाता है और वृद्धावस्था में बंद हो जाता है। इतना क्लियर है? तो अभी तक जितना हम लोगों ने किया वो क्लियर है। अब उसके आगे देखो, दांत का जो केंद्रीय भाग है वो है पल्लव केविटी। और ये पल्लव केविटी जो है कुछ कोशिकाओं द्वारा घिरी रहती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट कोशिका। इस तरीके से कोशिकाओं द्वारा घिरी रहती है पल्लव केविटी और इन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल। ये जो ओडेंटोब्लास्ट सेल है इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है डेंटिन का स्रावण करना। इस डेंटिन का स्रावण करती है ओडेंटोब्लास्ट कोशिका। ओडेंटोब्लास्ट कोशिका पल्लव केविटी को कवर करती है। अब ध्यान रखना कि डेंटिन और ओडेंटोब्लास्ट कोशिका जो है ये दोनों ही उत्पत्ति में मेसोडर्मल होती है। ठीक है? इनेमल की बात करें तो उत्पत्ति में एक्टोडर्मल, और डेंटिन और ओडेंटोब्लास्ट कोशिका उत्पत्ति में मेसोडर्मल। इंपॉर्टेंट है, डेंटिन का स्रावण कौन करता है? ओडेंटोब्लास्ट कोशिका। क्लियर है?
उसके बाद देखो ये जो रूट और नेक है, जड़ और ग्रीवा, इन दोनों के चारों ओर सीमेंट पाया जाता है। रूट और नेक के चारों ओर क्या पाया जाता है? सीमेंट पाया जाता है। ये यहां पर दिखा रखा है। और सीमेंट के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन या पेरियोडोंटल झिल्ली। और ध्यान रखना इनका काम क्या होता है, जो ये सीमेंट और पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन है, ये दोनों मिलकर दांत को जबड़ों की अस्थियों और मसूड़ों से चिपकने में सहायता प्रदान करती है। क्लियर है? क्या कहा? पल्लव कैविटी गिरी रहती है ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल का कार्य डेंटिन का स्रावण। डेंटिन और ओडोंटोब्लास्ट सेल दोनों ही उत्पत्ति में मेसोडर्मल। फिर रूट और नेक को कौन घेरे रहता है? चारों तरफ से सीमेंट घेरे रखता है। सीमेंट के बाहर एक मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है जिसे हम लोग पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। सीमेंट और पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन दोनों ही दांत को अस्थियों के सॉकेट और मसूड़ों से चिपकने में सहायता करती है। इसके बाद बात करें क्राउन पार्ट की। क्राउन या शिखर का जो ऊपरी भाग होता है वो सीमेंट का नहीं बना होता है, वो एक अचिपचिपे सफेद चमकदार भाग से बना होता है जिसका नाम है इनेमल। और इस इनेमल में जो है 95 से 96% जो है सोल्ट पाया जाता है। और आप लोगों को बता दूं कि इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरेस्ट पार्ट है। क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सबसे कठोर पार्ट, तो वो होता है इनेमल, जो दांत की सबसे बाहरी भाग है। क्लियर है? हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है, इनेमल का स्रावण किससे होता है? तो इनेमल का स्रावण एमाइलोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। दोनों क्लियर रखने, डेंटिन का स्रावण ओडोंटोब्लास्ट सेल, इनेमल का स्रावण एमाइलोब्लास्ट कोशिका। तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही यहाँ पर लिखा है कि पल्लव गुहा ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा आवृत रहती है। ये पल्लव कैविटी है, इसमें ओडोंटोब्लास्ट कोशिका इसको आवृत रखती है। ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं का काम डेंटिन का स्रावण, जो डेंटिन का स्रावण करती है। तो डेंटिन का स्रावण कौन करती है? ओडोंटोब्लास्ट कोशिका। डेंटिन दांत का मुख्य भाग है। इंपॉर्टेंट है, जो दांत का मुख्य भाग है वो कौन सा? ये वाला डेंटिन भाग जो है वो दांत का मुख्य भाग होता है। उसके बाद देखो डेंटिन और ओडोंटोब्लास्ट दोनों उत्पत्ति में मेसोडर्मल होते हैं। अगला पॉइंट, जड़ तथा ग्रीवा, रूट और नेक भागों के चारों ओर खुरदरा तथा चिपचिपा भाग पाया जाता है जिसे हम लोग सीमेंट कहते हैं। सीमेंट के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग पेरियोडोंटल झिल्ली कहते हैं, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो सीमेंट और झिल्ली है, सीमेंट और कौन सी झिल्ली? पेरियोडोंटल झिल्ली, ये दोनों मिलकर दांतों को जबड़ों की अस्थियों और मसूड़ों से जोड़ती है। क्लियर है? अब अपना इनेमल। तो देखो इनेमल जो है वो क्राउन का सबसे बाहरी भाग होता है और हमारे शरीर का सबसे कठोर पार्ट जो है वो भी इनेमल होता है। इनेमल के उत्पत्ति की बात करें तो इनेमल उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होता है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग। उसके बाद देखो इनेमल का स्रावण कौन करता है? तो इनेमल का स्रावण जो है वो एमाइलोब्लास्ट कोशिका करती है। तो एमाइलोब्लास्ट कोशिका इनेमल का स्रावण करती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो शिखर भाग सीमेंट के बजाय अचिपचिपे सफेद तथा चमकदार इनेमल द्वारा आवृत रहता है। और इनेमल जो है वो अपने शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। कारण क्या है कि इनेमल में जो वो 95 से 96% सोल्ट पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और इसी के साथ अपना जो है वो टीथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे दंत सूत्र। लेकिन दंत सूत्र शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम लोग इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि दांत जो है वो उत्पत्ति में एक्टोमेसोडर्मल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो क्राउन पार्ट का जो सबसे बाहरी पार्ट है, जो सफेद और चमकदार भाग इनेमल, वो बना होता है उत्पत्ति में एक्टोडर्मल। और जो दांत का मुख्य भाग है डेंटिन, और इस डेंटिन का स्रावण करने वाली कोशिका ओडोंटोब्लास्ट कोशिका, ये दोनों उत्पत्ति में मेसोडर्मल होती है। इसीलिए दांत जो है वो उत्पत्ति में क्या हो गया? एक्टोमेसोडर्मल। क्लियर है? उसके बाद देखो हम लोगों ने दांत को दो भागों में विभेदित किया था।
पहला क्राउन, फिर नेक और फिर रूट, इन 3 भागों में हम लोगों ने दांत को विभेदित किया। क्राउन भाग जो है वो सबसे बाहरी भाग है और इस पर जो है इसका जो सबसे बाहरी और सफेद चमकदार भाग जो है वो इनेमल है। इनेमल का स्रावन कौन करता है? एमाइलोब्लास्ट सेल। क्लियर है? 95 से 96% इनेमल में क्या पाया जाता है? सोल्ट, लवण पाए जाते हैं और इसीलिए यह शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोरतम पार्ट है। उसके बाद हम लोगों ने बात की नेक। नेक जो वो एक छोटा मसूड़ों से घिरा हुआ भाग है। उसके बाद लास्ट था अपना रूट। रूट जड़ जो है वो क्या है? जड़ जो है वो दांत का नीचे वाला भाग जो कि हमारे मसूड़ों, हमारी अस्थियों के सांचों में स्थित रहता है। उसके बाद देखो हम लोगों ने बात की थी कि जो दांत में एक केंद्रीय गुहा पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पल्लव केविटी। पल्लव केविटी को कुछ कोशिकाएं कवर करती है जिन्हें हम लोग ओडोंटोब्लास्ट सेल कहते हैं। ओडोंटोब्लास्ट सेल वही सेल है जो डेंटिन, जो कि दांत का मुख्य भाग है, उसका स्त्रावन करती है। क्लियर है? इसके अलावा पल्लव केविटी में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम लोग पल्लव फ्लूइड कहते हैं और यह पल्लव फ्लूइड जो है वो पोषक प्रचुर संयोजी उत्तकों का बना होता है। इतनी बात क्लियर है? फिर हम लोगों ने बात की थी कि जो दांत का आधार है वहां पर छिद्र उपस्थित होता है जिसे हम लोग शीर्ष स्तरंध्र या फिर एपिकल फोरामन कहते हैं, जिससे कि ब्लड वेसल और नर्व, रक्त वाहिनी और तंत्रिका जो है वो दांत में जाती है। और ये जो एपिकल फोरामन है, शीर्ष स्तरंध्र, ये छोटों में चौड़ा होता है लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये संकरा होता चला जाता है और वृद्धावस्था में जो है ये बंद हो जाता है। इसके अलावा एक बात की थी हम लोगों ने कि जड़ और नेक चारों तरफ से सीमेंट से घिरी रहती है। सीमेंट के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरियोडोंटल झिल्ली। और ये जो सीमेंट है, ये सीमेंट दांत को मसूड़ों से चिपकने में सहायता करती है। इतना क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे दंत विन्यास। नेक्स्ट टॉपिक अपना दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। देखो, विभिन्न प्रकार के दांतों की संख्या तथा व्यवस्था को दर्शाने वाला सूत्र दंत सूत्र है। याद नहीं करना है, याद करना है ये दंत सूत्र बराबर ऊपरी जबड़े के आधे दांतों की संख्या। देखो ये मान लो जबड़ा है तो इसमें जो आधे जबड़ों की संख्या है, ऊपरी जबड़े के आधे दांतों की संख्या अपॉन निचले जबड़ों के आधे दांतों की संख्या इंटू 2, वो है दंत सूत्र। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं वैश्यक मानव। वैश्यक मानव का दंत सूत्र आप सब लोगों को पता होगा, 21-23/21-23 कितना होता है? 21-23/21-23। ठीक है, इसमें ये जो है ये इंसाइजर है, ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर को इंडिकेट करते हैं। देखो जैसे इंसाइजर इसमें कितने हैं? 2 ऊपर 2 नीचे, और ये ऊपर के आधे दांतों की, ऊपरी जबड़े के आधे दांतों की संख्या अपॉन निचले जबड़ों के आधे दांतों की संख्या। इसी तरह से केनाइन क्या है? 1 और 1, फिर प्रीमोलर 2 और 2। आप लोगों को पता होगा प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट होते हैं, बच्चों में नहीं होते हैं। फिर है मोलर 3 और 3। अगर इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल दांतों की संख्या आ जाएगी। और इसे मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है तो देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रीमोलर से 4, फिर 2 को मोलर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 से तो 6 अपॉन, वही नीचे भी करना है, 2 को 2 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। तो टोटल दांतों की संख्या क्या आएगी? देखो 6 4 10, 12 4 16, ऊपरी जबड़े में 16 दांत अपॉन निचले जबड़े में 16 दांत, टोटल कितने हो गए? 32 दांत। और वैश्यक मानव में कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत। ठीक है, तो वैश्यक मानव में दंत सूत्र 21-23/21-23। इसी तरीके से मैं
बच्चों में बात करूं दंत सूत्र की, तो वो क्या होता है 2102/2102। अगर टोटल दांत काउंट करने हैं तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरीके से करके हमारे पास 20 दांत आएंगे टोटल। इसके अलावा हम लोगों से पूछ ले 15 से 17 साल के बच्चों का दंत सूत्र, तो वो होता है 21/22/21, जिनमें टोटल दांत होते हैं 28। सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है वैश्यक मानव का, ये तो याद रखना ही रखना है। दूसरा ये रखो तो ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो वैश्यक मानव का ही पूछा गया है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो। क्लियर है? तो यहां पर अपना दंत सूत्र कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे दांत के प्रकार देखेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। नेक्स्ट अब अपना दांतों के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ। तो देखो इसमें पहला प्रकार है एक बार दंती, जिसे हम लोग मोनोफायोडोंट कहते हैं। देखो जैसे नाम से ही पता लग रहा है एक बार दंती, यानी जीवन में केवल एक बार आने वाले दांत। जंतु के संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार दांत निकलते हैं, एक बार दंती कहलाते हैं, मोनोफायोडोंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? प्रीमोलर और विजडम टीथ। विजडम टीथ यानी अक्कल जाड़ जो है उसे हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। दूसरे तरह का टाइप है द्विबार दंती या डाइफायोडोंट। देखो नाम से ही पता लग रहा है द्विबार दंती, जीवन में 2 बार दांत आते हैं, तो जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, द्विबार दंती है, जिनमें से पहली बार जो है वो अस्थायी दांत या दूध के दांत निकलते हैं और बाद में जो है स्थायी दांत निकलते हैं, परमानेंट टीथ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मनुष्य में जो है, मानव में द्विबार दंती दांतों की संख्या जो है वो 20 होती है। तीसरा है अपना बहुबार दंती, पॉलीफायोडोंट। बहुबार दंती या पॉलीफायोडोंट, देखो नाम से ही बहुबार यानी जीवन में कई बार दांत आएंगे, तो दांत जीवन में कई बार निकलते हैं, बहुबार दंती पॉलीफायोडोंट कहलाता है। एग्जाम्पल है मछलियों और मेंढक में जो है वो बहुबार दंती दंत विन्यास पाया जाता है, यानी मछली और मेंढक में जो के जीवन काल में दांत कई बार निकलते हैं। चौथा है अपना गरद दंती या थिकोडोंट, इंपोर्टेंट है। गरद दंती या थिकोडोंट दांत जबड़े की अस्थियों की कुपिकाओं में धंसा रहता है, गरद दंती या थिकोडोंट कहलाता है। मानव के अंदर भी गरद दंती दांत पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है स्तनधारी तथा मगरमच्छ में। उसके बाद है समदंती या होमोडोंट। समदंती दांत या होमोडोंट, देखो नाम से ही पता लग रहा है समदंती दांत जो है संरचना और कार्य में समान होगा, समदंती है। तो जंतु के समस्त दांत संरचना और कार्य में समान होते हैं, समदंती है। ऐसे दांत जो समदंती होते हैं वो मछली और मेंढक में पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट है अपना विषमदंती या हेटेरोडोंट। किस में पाए जाते हैं? तो देखो स्तनधारियों में चारों तरह के दांत, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर विषम दंती है। नाम से ही पता लग रहा है संरचना और कार्य में भिन्न होते हैं दांत विषम दंती। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखो एक बार दंती, द्विबार दंती, बहुबार दंती। एक बार दंती जीवन में एक बार निकलेंगे, प्रीमोलर और विजडम टीथ अक्कल जाड़। द्विबार दंती जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, जिसमें पहले अस्थायी और बाद में स्थायी दांत निकलते हैं। बहुबार दंती जीवन में कई बार दांत निकलते हैं, मछली और मेंढक के अंदर। थिकोडोंट गरद दंती दांत जबड़े की अस्थियों की कुपिकाओं में धंसे रहते हैं, जैसे मानव में और स्तनधारी और मगरमच्छ में। और पांचवा है समदंती होमोडोंट और विषमदंती हेटेरोडोंट। देखो समदंती समस्त दांत संरचना कार्य में समान है तो समदंती है मछली और फरोग में, और विषमदंती संरचना और कार्य में अलग अलग है तो विषमदंती है। स्तनधारियों के चारों तरह के इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देख लो हम मानव है, हमारे जो दांत है वो सारे के सारे संरचना और कार्य में अलग अलग है, इसीलिए मानव में विषमदंती टीथ पाए जाते हैं, गर्भदंती टीथ पाए जाते हैं, साथ ही साथ ब्यूनोडोंट भी हमारी कंडीशन होती है, द्विबार दंती भी हम लोगों में पाए जाते हैं। तो मानव में कितने तरह के दांत पाए जाते हैं? पहला डाइफायोडोंट द्विबार दंती, थिकोडोंट गरद दंती,
हेटेरोडोंट विषम दंती, इसके अलावा ब्यूनोडोंट भी मानव में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप के दांत है अब अपने एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट, अग्रदंती और पार्श्वदंती। एग्जाम की दृष्टि से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए आप लोगों को एक बार दंती, द्विबार दंती, बहुबार दंती, समदंती, विषम दंती और गरद दंती, ये 6 तो याद करने ही करने हैं। इसके बाद ये बस देखने हैं। अग्रदंती एक्रोडोंट क्या है? जबड़े की हड्डी की स्वतंत्र सतह वृद्धि कर दांत बनाती है मेंढक और मछली के अंदर, एक्रोडोंट है, अग्रदंती है। इसी तरीके से पार्श्वदंती या प्लूरोडोंट, जबड़े की हड्डी की पार्श्व सतह, जबड़े की हड्डी की पार्श्व सतह वृद्धि कर दांत बनाती है, जैसे सांप और छिपकलियों में पार्श्वदंती प्लूरोडोंट है। देखो अग्रदंती का मतलब क्या है? ये जबड़े की हड्डी है तो इसकी जो स्वतंत्र सतह ये वृद्धि कर दांत बना लेती है, तो ये है एक्रोडोंट। इसी तरह पार्श्वदंती, जो ये जबड़े की हड्डी है, इसकी ये जो पार्श्व सतह, ये पार्श्व सतह वृद्धि कर दांत बना लेती है, वो होती है पार्श्वदंती प्लूरोडोंट। सांप और छिपकली में प्लूरोडोंट है, मेंढक और मछली में अग्रदंती एक्रोडोंट है। क्लियर है? उसके बाद देखो एक नोट है, मानव के दांत के प्रकार कि अभी तक जितने भी टाइप के हम लोगों ने दांत पढ़े हैं उनमें से मानव में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो डाइफायोडोंट मानव द्विबार दंती होता है, जीवन में 2 बार मानव में दांत निकलते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। इसके अलावा मानव में जो है दांत जबड़े की हड्डियों की खांच में धसे होते हैं, इसीलिए गरद दंती थिकोडोंट भी होते हैं। और जितने भी दांत है मानव के, चारों तरह के संरचना और कार्य में अलग अलग होते हैं, तो विषम दंती हेटेरोडोंट भी होते हैं मानव के दांत। इसके अलावा ब्यूनोडोंट भी होते हैं। ब्यूनोडोंट का मतलब क्या है? जो दांत की लोफ या कस्प जो है वो छोटी और गोल होती है, वो होते हैं ब्यूनोडोंट, जो कि मानव में मोलर दांत जो है वो ब्यूनोडोंट होता है मानव का। तो मानव में दांतों के प्रकार द्विबार दंती, गरद दंती, विषम दंती, इसके अलावा ब्यूनोडोंट, ये 4 तरह के दांत मानव में पाए जाते हैं। क्लियर है? दांतों के टाइप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग जो स्तनधारियों में 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे, जिनमें इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन चारों की हम लोग बात करेंगे। देखो पहला है अपना कृतनक या इंसाइजर, जिसे हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें कृतनक या इंसाइजर की आकृति की, तो ये छेनी सदृश होते हैं। हमारे जो ये आगे वाले दांत होते हैं छेनी सदृश, वो है इंसाइजर। इनका कार्य क्या होता है? तो इंसाइजर का कार्य होता है भोजन को काटना। इसके अलावा ध्यान रखना, जो इंसाइजर या कृतनक है वो रोडेंटस जंतु, रोडेंटस मतलब कुतर कर खाने वाले जंतुओं में जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो एपिकल पोर है, शीर्ष छिद्र, शीर्ष स्तरंध्र, वो बंद नहीं होता है, इस कारण जीवन पर्यंत वो वृद्धि करता रहता है। और इन जंतुओं में मान लो अगर कोई भी कृतनक दांत, अगर एक भी कृतनक दांत टूट जाता है, मान लो नीचे वाले जबड़े का एक कृतनक दांत टूट गया, तो ऊपर वाला कृतनक जो है वो जीवन पर्यंत बढ़ता रहता है। वो इतना बढ़ जाएगा कि इनका जो मुंह है वो खुलना बंद हो जाएगा, जिसके कारण ये खाना नहीं खा पाएंगे और अंततः मर जाएंगे। तो रोडेंटस यानी कुतरने वाले जानवर, रोडेंटस के कृतनक आजीवन वृद्धि करते हैं, क्योंकि इनका एपिकल छिद्र जो शीर्ष स्तरंध्र है वो बंद नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है रोडेंटस प्राणियों के? खरगोश और चूहा। अब क्वेश्चन आता है कि दांत जीवन भर पर्यंत बढ़ते रहते हैं, तो फिर उतने ही कैसे रहते हैं? देखो ये जो है अपने दांतों को घिसते रहते हैं, जिसके कारण जो है दांतों पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा जो हाथी के बाहर वाले दांत होते हैं, दिखाने वाले दांत जिसे हम लोग कहते हैं गजदंत, वो भी इंसाइजर का ही रूपांतरण है। तो हाथी में गजदंत ऊपरी कृतनक ही होते हैं। एक बार फिर से देख लो इंसाइजर या कृतनक, आकृति पूछ ले छेनी सदृश। इंसाइजर या कृतनक का कार्य भोजन को काटते हैं। रोडेंटस में कृतनक आजीवन वृद्धि करते हैं, क्योंकि एपिकल छिद्र बंद नहीं होता है। खरगोश और चूहा इसके एग्जाम्पल है। हाथी में गजदंत या टस्क ऊपरी कृतनक ही होते हैं। उसके बाद दूसरा है अपना देखो रदनक,
केनाइन, जिसे हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, इनकी आकृति जो है वो नुकीली होती है। और इन जो रत्नक या केनाइन है, इनका काम होता है चीर फाड़ का। ऐसे प्राणी जो मांस खाते हैं, मांसाहारी जंतु, उनमें चीर फाड़ के लिए ये अधिक विकसित होते हैं। ठीक है, तो रत्नक या केनाइन जो है वो आकृति इनकी नुकीली होती है। कार्य भोजन को चीरना और फाड़ना इनका कार्य है। मांसाहारियों में अधिक विकसित तथा इन्हें हम लोग सेकोडोंट कहते हैं। मांसाहारियों में अधिक विकसित और सेकोडोंट कहलाते हैं। उसके बाद देखो, शाकाहारी जंतुओं में जो है ये केनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं और इन केनाइन दांत की जगह खाली स्थान पाया जाता है, जिसे हम लोग दंत अवकाश डाइस्टीमा कहते हैं। तो केनाइन जो है वो शाकाहारी, जैसे कि मवेशी, मवेशी मतलब रूमिनेट्स पशु, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी वगैरह। तो शाकाहारियों में मवेशी और खरगोश इत्यादि में केनाइन नहीं पाए जाते हैं और केनाइन की जगह जो खाली अवकाश होता है उसे हम लोग दंतावकाश या डाइस्टीमा कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अपना देखो, अग्रच्वर्णक प्रीमोलर, जिसे हम लोग पीएम से इंडिकेट करते हैं। आकृति त्रिभुजाकार और कार्य चबाना। उसके अगला देखो, च्वर्णक मोलर, जिसे हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं और आकृति इनकी चौकोर है और कार्य भोजन चबाना। उसके बाद देखो एक है चिक टीथ। चिक टीथ कौन से होते हैं? प्रीमोलर और मोलर को सम्मिलित रूप से हम लोग चिक टीथ या कपोल दांत कहते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट अपना, मनुष्य में अंतिम मोलर दांत जो है उसे हम लोग अक्कल जाड़ कहते हैं, विजडम टीथ। और ये विजडम टीथ या अक्कल जाड़ जो है वो अवशेषी होता है और 18 से 25 की आयु में निकलते हैं। क्लियर है। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि टीथ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। टीथ पर अब अपना पहला क्वेश्चन है, देखो नीट 2018 में आया हुआ। निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं? तो देखो, अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा है तो मैंने वहां पर एक लाइन लिखाई थी, मानव में दांतों के प्रकार, और हम लोगों ने 4 तरह के दांत मानव में देखे थे। कौन कौन से? गर्तदंती, द्विबारदंती, विषमदंती और ब्यूनोडोंट, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट और ब्यूनोडोंट। ये 4 तरह के दांत हम लोगों ने देखे थे। तो देखो, पहला पार्श्वदंती नहीं, बी है गरदंती, बिल्कुल पाए जाते हैं मानव में, द्विबारदंती बिल्कुल पाए जाते हैं, विषमदंती बिल्कुल पाए जाते हैं। तो बी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2015 का क्वेश्चन है। मानव में प्राथमिक दंत विन्यास स्थायी दंत विन्यास से इस नाते भिन्न होते हैं कि प्राथमिक दंत विन्यास में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के दांत नहीं होते हैं? देखो, प्राथमिक दंत विन्यास यानी अस्थायी दूध के दांत जो है, जो कि बच्चों में 20 होते हैं और बच्चों का जो दंत सूत्र है वो होता है 2102/2102। और इसमें कौन से दांत हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं? प्री मोलर। तो अस्थायी दांत या फिर प्राथमिक दंत विन्यास में प्री मोलर दांत जो है वो नहीं होते हैं। तो ए अपना करेक्ट आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन को नीट 2017 में फिर से रिपीट किया गया था, बस लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। लैंग्वेज क्या थी क्वेश्चन की? क्वेश्चन था, देखो 2 साल के बच्चे को खेल पाठशाला में भेजा गया। वहां पर दंत चिकित्सक ने दंत परीक्षण किया और उसने पाया कि कौन से टाइप के जो दांत है वो बच्चे में नहीं है, तो वही प्रीमोलर दांत नहीं थे। ठीक है। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन आया था, वैश्यक मानव का दंत सूत्र क्या होता है? तो वो सबको पता है, वैश्यक मानव का दंत सूत्र 21-23 पौन का 21-23। और इसी तरह के इजी क्वेश्चन टीथ से पूछे जाते हैं, जो आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। क्लियर है। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।